हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी साइंस की विज्ञान के पाठ 3 की दूसरी ऑनलाइन क्लास है। तंतु से कपड़े वस्त्र कैसे बनाते थे, तंतु से वस्त्र, ये पाठ अपन ने पढ़ा था। और अभी तक अपन ने पढ़ लिया था कि धागों को कुछ प्राकृतिक जो धागे हैं जैसे कपास वगैरह और पटसन, उसके बारे में पढ़ लिया था। अब आगे अपन पढ़ेंगे सूती धागे की कताई, यानी सूती जो कपास से जो धागा होता है उससे को कैसे कताई, धागा कैसे बनाया जाता है। धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं आप स्वयं। क्रियाकलाप है, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। रेशे को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप धागा बना सकते हैं। देखो, अपने रुई का गट्टर लिया, उसमें से एक रुई लेंगे, थोड़ा सा उसको मेलते मेलते खींचते जाएंगे तो उसमें से क्या बनता जाएगा, घूमते घूमते धागा निकलता जाएगा, धागा बनता जाएगा। तो ऐसे धागा बनेगा जैसे अपन दीपक बनाने के लिए बात बनाते हैं हाथों में मेल के, वैसे भी अपन धागा बना सकते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जब रेशे होते हैं अपने, जैसे रुई का गट्टर है, उससे जब धागा बनाते हैं, धागा बनाते हैं, धागा और धागा मतलब एक ही होता है, तो उसको कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पंजू से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। तो एक तरफ तो जो रेशे उनको पकड़ लेते हैं और एक पंजे से खींचते हैं और उनको घुमाते जाते हैं। तो घुमाने पे क्या होता है, वो जो छोटे छोटे रेशे हैं वो मिलते जाते हैं और उससे धागा बनता जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है। पुराने टाइम पे हस्त तकवा एक चीज़ है जिससे आप कताई की जाती थी, मतलब धागे बनाए जाते थे। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा आपने सभी सुन रखा होगा गांधी जी टाइम। ये देखो, ये है अपना तकली जिससे धागा बनाया, इसके चारों तरफ क्या होता है, मेल मेल के धागा बनाया जाता है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। चरखा फेमस कब हुआ था, जब गांधी जी चरखा चलाते थे, और ये स्वतंत्रता आंदोलन में एक इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ था। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन के मिलों से बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उन्होंने कहा था कि जो चरखा चलाओ, घर पे जो बने हुए कपड़े हैं, भारतीयों द्वारा जो बनाए हुए कपड़े वही पहनो, खादी जिसको अपन बोलते हैं। और जो अंग्रेज़ हैं, जो मिलों में, बड़ी बड़ी मिलों में इंग्लैंड से कपड़े बनाकर लाते हैं, उनका बहिष्कार करो, जिससे क्या होगा, अंग्रेज़ों का बिजनेस ध्वस्त हो जाएगा और वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो खादी से बनाए हुए कपड़ों को पहनने हैं, तो उसके लिए चरखा चलाया जाता था। तो चरखा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रही थी अपने स्वतंत्रता आंदोलन में। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तो एक आयोग बनाया, क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी तो लोग खादी को भूल जाएंगे और मशीनों में बड़े बड़े कपड़े पहनेंगे। तो इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग खादी का महत्व समझ सकें और खादी पहने, ताकि देश में जो मजदूर वर्ग खादी का कपड़ा बना रहे हैं उनको भी रोज़गार मिले, इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया। ठीक है, देखो, चरखा ऐसा होता है जो गांधी जी चलाते थे। इसमें क्या होता था, एक हाथ से खींचते जाते हैं और मेलते जाते हैं, इसको घुमाने पे ये छोटे छोटे धागे क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते जाते हैं और मिक्स से फिर कपड़ा, वो धागा बनता जाता है। ठीक है, आप यूट्यूब अभी देख रहे हो तो यूट्यूब पे आप वीडियो भी देख सकते हैं कि चरखा कैसे चलाकर धागा बनाया जा सकता है। आपको फ़ोन दिए गए तो आप उसका सदुपयोग करके चरखे चलाना कैसे होता है वो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ हैं। ऊपर रह गया। वृहद पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। अब बड़े लेवल पे क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीन होती है जिससे कताई करके धागे बनाए जाते हैं और कताई के पश्चात धागों को वस्त्र बनाने में काम में लिया जाता है। चलो, अभी अपने धागा बनाना सीख लिया कैसे, चरखे से। अब चरखे से बनाए हुए जो धागा है उससे वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए 2 तरीके पढ़ेंगे। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ हैं, इसमें से 2 प्रमुख विधियाँ हैं, बुनाई और बंधाई। ठीक है, बुनाई, सबसे पहला बुनाई। क्रियाकलाप 2 में आपने ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों से 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तो कपड़ा कैसे बनता है, वस्त्र कैसे बनता है, 2 सेट होते हैं धागों के जिनको आपस में जोड़ा जाता है, जोड़कर कपड़ा बनाया जाता है। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जब 2 सेट हो, 2 गट्टर हो, जिनको आपस में ऐसे एक धागा ऐसे सीधा चलता है, एक आड़ा चलता है,
और ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। जब मिक्स हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो उससे बुनाई कहते हैं और इससे कपड़ा बनाया जाता है। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो देखो मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ, फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखिए अपन को कागज़ लेना है, एक लाल रंग का, एक नीले रंग का, हरे रंग का, उनको ऐसे उल्टा करना है और इन धारियों, ये जो धारी है ना कॉपी की बनी हुई, उसके समक्ष काट देना है। लाल धारियों को पूरा काटना है और छोटी छोटी पट्टियाँ बना ली हैं, और हरी को काट के एंड पे छोड़ देना थोड़ा, भाई यहाँ पे जुड़े हुए होने चाहिए, बस इसमें ऐसे कट लगाने से। फिर क्या करना है, इसको सीधा करना है और लाल पट्टियों को हरी पट्टियों के अंदर, लाल पट्टियों को हरी जो जगह बनी है ना कट लगा के, उसके अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे अपन जूते में लेस डालते हैं ना अंदर बाहर, वैसे आपको इसमें इन पट्टियों को डालना है। तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ही बुनाई की जाती है, इसी को बुनाई कहते हैं। एक धागे में दूसरा धागा पिरोया जाता है और पिरो कर फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। इस ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी तरीके से तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। अभी अपन ने जो पट्टियाँ ली वो तो मोटी हैं, लेकिन धागे तो क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित। ऐसे करघे होते हैं, इनको होते हैं जिसमें धागों को ऐसे आड़ा टेढ़ा मेला जाता है। ये हथकरघा है, जिससे कई अपने देश के गाँवों में ऐसे वस्त्र बनाया जाता है बुनाई करके। ठीक है, अब आता है एक विशेष प्रकार की बुनाई। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। देखो आपने घरों में जो मम्मी वगैरह अपनी स्वेटर बनाती है, सर्दियों के लिए स्कार्फ बनाती है, तो वो जो बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बुनाई। इनकी बुनाई निटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं निटिंग, में किसी एक एकल धागे का उपयोग वस्त्र में एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। तो एक ही तरह का धागा होता है, एक ही गट्टर होता है धागा का, उसको 2 तरीके से आपस में जोड़ कर बुन कर क्या बनाया जाता है, कपड़ा वस्त्र बनाया जाता है। आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? मोजे का एक धागा फटा हो तो उसका धागा खींचना, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे लाइन बाय लाइन धागा निकल जाता था और वस्त्र हमारा छोटा होता जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खिंचा चला आता है, वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसे ही बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों से भी की जाती है। आप फोटो में देख सकते हैं, ऐसे होती थी मम्मा, गट्टर लेती है और ऐसे 2 पिने होते हैं, इसमें क्या करती है, ऐसे वैसे मेलती रहती है, मेल कर क्या बनता है, कपड़ा बनता है। दोनों प्रकार की बुनाई, अब बुनाई ऐसे हाथ से भी की जाती है घरों में, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों से भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ज़्यादातर सर्दी के जो कपड़े वो बुनाई से बनते हैं। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में आता है, जैसे स्वेटर हो गया, स्कार्फ हो गया, मोजे वगैरह हो गए, तो ये बनाने में, शॉल वगैरह हो गई, तो इनसे ये बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास। पुराने टाइम पे कपड़े कैसे बनते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, ये पढ़ेंगे। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। पुराने टाइम पे इतना मशीन, ये निटिंग, बुनाई, बंधाई, ये किसी को पता ही नहीं था धागा कैसे बनता है। तो उस टाइम पे वो शरीर को ढकने के लिए वो वृक्षों की छाल यानी खाल जो होती है ना, वो बड़ी बड़ी पत्तियाँ जैसे केले वगैरह की हो गई, जंतुओं की खाल जिसको चर्म कहते हैं, और समूर यानी जंतुओं पे जैसे बकरी वगैरह के जो धागे होते हैं ना, ऊपर जो वुल होती है, जो बाल आते हैं, उससे कपड़ों को, अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ टोकरियाँ बनाना सीखा, और जब जैसे लोग बाग खेती बाड़ी करना सीखे तो उनके दिमाग का विकास होता गया और वो घास वगैरह से, बड़ी बड़ी टहनियों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाना सीख लिया बुन कर। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों की आपस में ऐंठन देकर लंबी लंबी लड़ियाँ बनाने लगे। फिर जंतुओं की ऊन से लड़ियाँ बनाने लगे और इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाने लगे। जैसे जैसे विकास होता गया। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती। तो पहले ज़्यादातर कपड़ा गंगा के किनारे उगाई गई
रुई यानी कपास की खेती होती थी, उससे वस्त्र बनाए जाते थे और लोग उसे पहनते थे। फ्लैक्स भी एक प्रकार का पादप, एक पेड़ है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, जिससे प्राकृतिक धागा प्राप्त होता है। जैसे कपास से हमें रुई प्राप्त होती है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। तो मिस्र देश के लोगों के पास वहाँ एक नदी है बहुत बड़ी, नील नदी, उसके किनारे पे फ्लैक्स जो कि एक प्रकार का पेड़ है जिससे धागा मिलता है। जैसे अपना कपास होता है ना, उससे अपन को कॉटन धागा मिलता है, रुई मिलती है। तो वैसे ही कपास और रुई की और फ्लैक्स की खेती होती थी और उसी से कपड़े बनाए जाते थे। तो लोग वहाँ पे कपड़े उसी से बने हुए पहनते थे। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न अंगों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, यानी जो सिंगल कपड़ा है उसी से खुद को ढक लेते थे। उसी मतलब ऐसे बुन कर सिल कर, जैसे अपन पैंट शर्ट वगैरह बनाते हैं, जीन्स वगैरह बनाते, तो वो सिलाई वगैरह उनको नहीं आती थी। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों से उपयोग करते थे और कपड़े को चारों तरफ अलग अलग तरीके से लपेटकर अपने शरीर को ढकते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। और जब सुई का आविष्कार हुआ तो लोग सिल कर कपड़े, पैंट शर्ट वगैरह बनाना सीख लिया और वो पहनने लगे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं और जैसे जैसे मशीनें वगैरह बनती गईं, सिलाई मशीन वगैरह, तो अलग अलग तरह के कपड़े बनने लगे। और आज तो देखो कितनी वैरायटी है। लड़कियों के तो इतने कपड़े आते हैं कि आप नाम लिखते जाओ, नाम ही नहीं पता नहीं चलेगा, इतने सारे कपड़े आने लगे। परंतु यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगी और पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन आज भी देखो अपन प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। जो साड़ी होती है एक सिंगल कपड़ा होता है, उसको सिला नहीं जाता। लुंगी, पगड़ी ये ऐसे हैं जो सीधे एक सिंगल कपड़ा होता है, जो पुराने टाइम पे जैसे लोग लपेटते थे वैसे आज की महिलाएं भी साड़ी को वैसे ही लपेटती है। तो अपन प्राचीन काल के कल्चर को भी अपनाए हुए हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसे हमारे देश में अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं, पंजाब वाले अलग भोजन खाएंगे, साउथ वाले अलग, चेन्नई वाले अलग, तमिलनाडु अलग, राजस्थान अलग, वैसे ही अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहने जाते हैं। मुंबई में कोट पैंट पहना जाता है, साउथ में तमिलनाडु की तरफ जाते हो तो लुंगी वगैरह पहनी जाती है, पंजाब में चल जाओ तो कुर्ता पजामा पहना जाता है। तो अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्लास में आपको इसके प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे, जिसको आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में कॉपी में करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।